हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में हम साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको सॉल्व करवा रहे हैं। इस सीरीज में हमारा यह चैप्टर नंबर 10 का वीडियो है। इससे पहले हम 9 चैप्टर को आपको कवर करवा चुके हैं। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और साथियों, कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो दोस्तों, कल मेरा तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिस कारण मैं कल कोई भी वीडियो नहीं बना पाया। दोस्तों, आज मेरा तबीयत जो है कुछ ठीक हुआ है, इस कारण से मैं आपका आज जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि आज आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य यह है, आप एक बिंदु स्रोत ले रहे हैं जहां से आप प्रकाश को डाल रहे हैं, किस पर, इन सभी पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं। अब इनमें से कौन सा जो है समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश पुंज क्या होता है। तो दोस्तों, प्रकाश पुंज जो है प्रकाश किरण का, किसका, प्रकाश किरण का एक समूह होता है जो कि एक ही दिशा में गमन करती हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अपना फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। तो साथियों, आपको पता है अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है जिस पर बाहर की ओर पालिश हुई रहती है। ठीक है। अभी साथियों, मान लो आपने इस बिंदु से इस पर प्रकाश डाला। ठीक है, ये प्रकाश आपने इस पर डाला। ठीक है, ये डाल दिया आपने इस पर प्रकाश, एक ही बिंदु है दोस्तों। ठीक है, बनने में थोड़ा मिस्टेक है, बस एक ही बिंदु है। ठीक है, अब ये जो प्रकाश होगा, प्रकाश जो है वो अवतल दर्पण से टकराकर क्या करेगा, समांतर माध्यम में वापस चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। तो हमने आपको बताया प्रकाश किरण का ऐसा समूह जो कि एक ही दिशा में गमन करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं समांतर प्रकाश पुंज की। तो ये जो है समांतर मार्ग में जाएगा, किस मार्ग में, समांतर। तो ये देखिए सभी समांतर जा रहे हैं एक दूसरे, कैसे जा रहे हैं, समांतर जा रहे हैं, यानी यह क्या बनाएगा, एक समांतर प्रकाश पुंज बनाएगा। यानी अवतल दर्पण तो हो गया भैया करेक्ट। ठीक है, अभी बात करते हैं उत्तल लेंस की। तो साथियों, उत्तल लेंस हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये होता है हमारा उत्तल लेंस। अभी मान लो इस बिंदु से हमने इस पर क्या डाला, प्रकाश डाला। देखो भैया, हमने डाला इस पर प्रकाश, ये लो भैया प्रकाश डाल दिया। ठीक है, ये क्या है, उत्तल लेंस। तो ये क्या करेगा, प्रकाश को आगे समांतर माध्यम में भेज देगा। किस माध्यम में, समांतर माध्यम में भेज देगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी क्या कर रहा है, एक समांतर प्रकाश पुंज बना रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब हुआ अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही जो है समांतर प्रकाश पुंज बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों हम चाहें तो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस को भी देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का प्रकाश पुंज बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है और इस पर अंदर की ओर कलई होती है। कहाँ पर होती है, अंदर की ओर कलई होती है। मान लो इस बिंदु से हमने इस पर प्रकाश डाला। ठीक है, ये डाल दिया हमने प्रकाश इस पर। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हमने अवतल दर्पण पर प्रकाश डाल दिया। अब ये क्या करेगा, इन किरणों को वापिस भेज देगा, उसी कोण के साथ क्या करेगा, वापिस इस तरीके से भेज देगा। देखिए इस तरीके से वापिस भेज देगा। क्या यह प्रकाश जो है समांतर, यह जो उत्तल दर्पण है हमारा, यह जो है क्या प्रकाश पुंज बना रहा है, वो भी समांतर। तो आप देखेंगे कि यह जो है समांतर प्रकाश पुंज नहीं बना रहा है। कैसे जा रही है किरण, इस तरीके से चली जा रही, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, बाकी किधर, नीचे वाली इधर जा रही। तो देखिए इनकी दूरी बढ़ती चली जा रही, यानी कि ये समांतर प्रकाश पुंज नहीं बना रही, यानी उत्तल दर्पण हो गया इनकरेक्ट। अभी बात करें अवतल लेंस की। तो साथियों पता है आपको, अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है हमारा अवतल लेंस। मान लिया हमने इस बिंदु से इस पर डाला प्रकाश। ठीक है, ये डाल दिया हमने भैया प्रकाश इस पर। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, सीधे माध्यम में इनको परावर्तित कर देगा। जैसे डाला था प्रकाश उसी माध्यम में परावर्तित कर देगा। अब आप क्या देखेंगे, क्या यह प्रकाश पुंज जो है समांतर बना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अंतर का
कम है, यहाँ ज़्यादा होता चला जा रहा, अंतर ज़्यादा होता चला जा रहा, इसका मतलब ये समांतर प्रकाशपुंज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, 10 mm लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है। इस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो दोस्तों बात हो रही है अवतल दर्पण की। किसकी बात हो रही है? अवतल दर्पण की। हमने बताया इस पर बाहर की ओर पालिश होती है, ठीक है। अभी मान लो ये है अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कोई 10 mm की क्या रखी है? वस्तु रखी है। कितने mm की? 10 mm की। तो ये जो वस्तु रखी है, वस्तु को क्या बोलते हैं हम? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि कितनी हो गई हमारी भैया? 10 mm हो गई। कितनी हो गई? 10 mm, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है इस सुई का जो प्रतिबिंब है वो कितना लंबा बनता है? 5 mm लंबा बनता है। अब मान लो कहीं यहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा, और मान लो कितना लंबा बनता है? 5 mm बनता है। तो ये जो 5 mm होगा वो क्या हो गया? हमारा हाइट ऑफ द इमेज हो गया, यानी कि 5 mm हो गई हमारी हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम बोलते हैं बी। ये कितनी हो गई साथियों? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अवतल दर्पण में हम इधर की दूरी को क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं, और इधर की जो दूरियां होती हैं उनको माइनस लेते हैं। ऊपर की दूरियों को प्लस लेते हैं और नीचे की दूरियों को माइनस लेते हैं। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो साथियों अभी देखो हमें पता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ द इमेज पता है, बी पता है। हमें क्या निकालना है? एफ, यानी कि 1/f यानी फोकस दूरी निकालनी है, जिसके लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। अभी देखो साथियों हमें u भी नहीं पता है, b भी नहीं पता है, तो हम f कैसे, सॉरी हमें b तो पता है, u नहीं पता है, तो हम f कैसे निकाल पाएंगे? तो हमें पहले तो u पता होना चाहिए। तो u क्या होता है साथियों? हमारी वस्तु की दूरी होती है, जिसको हम निकालेंगे। एक सूत्र होता है हमारा m बराबर, यानी कि आवर्धन बराबर क्या होता है साथियों? -b/u बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको लगाएंगे, -b हमारा कितना दिया है? -30, क्योंकि दूरी कैसी लेंगे? माइनस में, तो -30 और माइनस इसमें भी है तो क्या हो जाएगा? +30 हो जाएगा, बटे u बराबर साथियों क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी है? 5 mm। अब जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा साथियों, और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है। यानी इसको लेंगे हम -5, और बटे में क्या है साथियों? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो है ऊपर की दूरियां लेते हैं हम प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा? +10। तो साथियों यहाँ से निकालेंगे हम, तो देखिए 5 से ये कट जाएगा 2 बार, और u इधर चला जाएगा, और साथियों 10 ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? u बराबर हमारा क्या निकल आएगा? 30 दूनी 60। u क्या आ गया हमारा? 60 आ गया, वो भी किस में? माइनस में। ये जो माइनस लगा था इस कारण u क्या आ गया? -60, ठीक है। तो u जो होगा -60 आ गया। अभी साथियों u हमें पता लग गया। अब इसकी वैल्यू कहाँ हम रखेंगे? इस अपने सूत्र में, फोकस दूरी वाले सूत्र में, ठीक है। तो साथियों अभी हम इसको रफ कर देते हैं और अपने सूत्र में वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/f बराबर होता है हमारा 1/u प्लस 1/b, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 1/u की वैल्यू हमने निकाल ली -60, ठीक है। वहीं पर हमारे 1/v की वैल्यू आ गई -30। कितनी आ गई? -30 आ गई। अब दोस्तों क्या करेंगे? हम इनका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम इनका ले लो +60। क्या ले लो? +60 ले लो या -60, कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे करवाना पड़ेगा आपको 2 का गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 कहने का मतलब है 2 का गुणा यहाँ, 1 का गुणा यहाँ, तो 2 + 1 बटे में आ जाएगा 60, वो भी माइनस का। किसका? माइनस का। तो 3 बटे क्या आ जाएगा? -60। क्या आ जाएगा? 3/60 आ जाएगा, ठीक है। अभी 3 से 60 को डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 20, यानी कि 1/f बराबर आ गया हमारा 1/-20। हमें चाहिए f की वैल्यू, तो दोस्तों f की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? -20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? -20, ठीक है। तो यहाँ से फोकस दूरी हमारी क्या हो गई साथियों? -20 हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो साथियों यहाँ पर बात हो रही है अवतल दर्पण की, और हमें जो इमेज है वो कैसा बनाना है, बड़ा और वास्तविक बनाना है। ठीक है, तो साथियों ये है हमारा अवतल दर्पण। ये देखो यहाँ पर होती है पालिश, क्या होती है, पालिश होती है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये है हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ कहीं पर होता है साथियों पोल, जिसको ध्रुव बोलते हैं और पी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर साथियों होता है हमारा एफ फोकस। ठीक है, और यहाँ कहीं पर होता है हमारा सी यानी कि वक्रता केंद्र, और यहाँ कहीं पर आप मान लीजिए अनंत बिंदु। क्या मान लीजिए, अनंत बिंदु। साथियों अब बात करते हैं, अगर आपने वस्तु को अनंत पर रखा, कहाँ पर रखा, अनंत पर रखा, तो जो आपकी वस्तु है उसका इमेज कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, एफ पर बना। ठीक है, अभी आपने क्या किया, वस्तु को रखा अनंत और केंद्र के बीच में। कहाँ पर रखा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये लो भैया वस्तु रख दी। अभी जो आपका चित्र होगा वो कहाँ बनेगा, वो साथियों यहाँ पर बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, अभी वस्तु को आपने कहाँ रखा साथियों, वक्रता केंद्र पर रखा, तो जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, लेकिन उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और साथियों जब आप जो है वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, मान लो यहाँ पर रखा आपने वस्तु को। ठीक है, यहाँ पर वस्तु को रखा तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, अभी साथियों मान लो आपने पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखा, तब बिंब आपका कहाँ बनेगा, तब साथियों आपका बिंब जो है कहाँ पर बनेगा, पीछे की साइड बनेगा। कहाँ बनेगा, पीछे की साइड बन जाएगा। और कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, और छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। यहाँ पर जो है इमेज सीधा बनेगा, लेकिन जितने इमेज इधर बनेंगे वो उल्टे बनेंगे। कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब साथियों बात करते हैं हम, तो साथियों जैसे ही हम अनंत से इस साइड में जाते हैं, ठीक है, अनंत से इस साइड में जाओगे आप, तो क्या पाओगे, जैसे ही आप पास बढ़ते चले जाओगे, और देखो पहले बिंब बना था फोकस पर, फिर कहाँ बना, यहाँ पर, तो ये जो क्रम है ये साथियों बढ़ता चला जाएगा। जो बिंब की आकृति होगी बढ़ती चली जाएगी। कैसी, बड़ा बिंब हमारा बनता जाएगा। तो एंड पोजीशन पे हम आते हैं साथियों। कौन सी एंड पोजीशन है हमारी, फोकस और पोल। तो साथियों फोकस पोल क्या है, एक अपवाद के रूप में है, जो कि पीछे क्या बनाता है, चित्र को बनाता है। इसके बाद आता है हमारा सी और एफ के बीच में। तो साथियों जब हम सी और एफ के बीच में वस्तु को रखेंगे तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। जब बिंब जो है दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर होगा तो साथियों कैसा बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और बराबर बनेगा। जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, ध्रुव और फोकस, साथियों ध्रुव ये रहा और फोकस ये रहा, तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया। जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु को हमने कहाँ रखा हो, सी और एफ के बीच में रखा हो। बिल्कुल करेक्ट बात है साथियों, ये हमारी कैसी है, बिल्कुल करेक्ट बात, क्योंकि यहाँ रखेंगे तभी जो है इमेज हमारा कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चित्र 10.1 में किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा। साथियों यहाँ पर हमें माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक निकालना है। तो पहले तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो दोस्तों अपवर्तनांक जो है किसी प्रकाश किरण का अभिलंब की ओर झुकाव कहलाता है। जो अभिलंब की ओर झुकाव होता है उसको हम बोलते हैं क्या, अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। जिसके लिए स्नेल ने एक नियम दिया है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर। तो साथियों आई क्या है, यहाँ पर आपतन कोण है, वहीं पर आर क्या है, परावर्तन कोण है। तो साइन आई, तो साथियों साइन और आई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 60। क्यों 60 हो जाएगी, क्योंकि जो हम आपतन कोण या परावर्तन कोण लेते हैं वो हमेशा कौन सा लेते हैं, अभिलंब के पास वाला। कौन सा, अभिलंब के पास वाला। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। ठीक है, बटे साइन
साइन, अभी देखो आई की वैल्यू कितनी है 45, तो साइन 45। साथियों साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, क्या होता है √3/2। अब वहीं पर बात करें साइन 45 की, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, और इनका इनका गुणा हो जाएगा। यानी हमारा क्या निष्कर्ष निकलेगा, √3 इंटू √2 बटे में क्या आ जाएगा 2 × 1। ठीक है, अभी क्या होगा √2 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अभी देखो यहाँ पर हमारा क्या बचा √3/√2। तो साथियों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक हो जाएगा। ये ऐसा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। कोई प्रकाश किरण चित्र 10.2 में दर्शाए अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा। तो आइए दोस्तों, इसको समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। साथियों एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। ठीक है, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। तो दोस्तों सघन माध्यम क्या होता है, जहां पर प्रकाश का घनत्व अधिक होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सघन, और जहां पर प्रकाश का घनत्व कम होता है उसको हम बोलते हैं विरल। तो साथियों जब भी प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी, कहाँ पर जाएगी, सघन से विरल माध्यम में जाएगी, तो वो क्या करेगी अभिलंब से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर। ठीक है, वहीं पर बात करें अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या करेगी अभिलंब के पास आएगी। कहाँ पर आएगी साथियों, अभिलंब के पास आ जाएगी, नजदीक आ जाएगी। तो साथियों अभी हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो ये हमारा है प्रकाश का किरण। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण गई और इसको कैसे निकलना चाहिए था, ऐसे। अगर माध्यम जो है सेम होता तो इसको कुछ इस प्रकार से निकलना होता। ठीक है, लेकिन ये क्या हुई, ये किसकी तरफ झुक गई, ये अभिलंब की तरफ। ये है हमारा अभिलंब, इसकी तरफ क्या हो गई, झुक गई, यानी कि अभिलंब के पास गई, यानी कि विरल से कहाँ गई होगी, सघन में। यानी ये हो जाएगा हमारा विरल माध्यम। ठीक है, और ये हो जाएगा सघन माध्यम। क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। ठीक है, तो साथियों जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो जो अपवर्तनांक होगा वो कैसा होगा, 1 से अधिक होगा। ठीक है, और जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तब क्या होगा, तब जो है अपवर्तनांक जो है 1 से कम होगा। यानी यहाँ पर तो हमारी जा रही है विरल से सघन में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 से अधिक होगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। चित्र 10.3 में दर्शाए अनुसार प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्रों ए तथा बी से आपतित होकर क्रमशः छिद्रों सी तथा डी से बाहर निकलते हैं। बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो साथियों आप देख रहे हैं यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही हैं। ठीक है, और इतनी ये मतलब परावर्तित होने के बाद में फिर से क्या हो जाती हैं, सीधे माध्यम में पहुंच जाती हैं। यानी इसका तात्पर्य क्या हुआ साथियों, यहाँ से किरणें जो है विरल माध्यम से चल रही हैं। कैसे माध्यम से, विरल माध्यम से, और यहाँ कोई सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। फिर इसके बाद जो है कैसा माध्यम मिलता है उसको, विरल माध्यम है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा यह है साथियों कि यहाँ पर जो है कोई वस्तु ऐसी रखी होगी जो कि यहाँ के माध्यम से अधिक प्रकाश का घनत्व रखती होगी। ठीक है, और कहने का तात्पर्य यह भी यहाँ से निकलता है साथियों कि जो है यहाँ पर कोई लेंस और दर्पण नहीं हो सकता। साथियों क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो मान लो आपने ले लिया कौन सा साथियों, उत्तल लेंस ले लिया। ठीक है, अभी आपने ये उत्तल लेंस ले लिया, यहाँ पर प्रकाश की किरणें डाली आपने। अभी ये क्या करेंगी, समांतर मार्ग में चली जाएंगी। किस मार्ग में, समांतर मार्ग में। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इतनी समांतर मार्ग में चलने के बाद इधर जाएंगी या इधर जाएंगी, ऐसा नहीं होता है इसमें। ठीक है,
तो इस तरीके से हमें समझ में आता कि यहाँ पर कोई भी लेंस और कोई भी दर्पण नहीं होगा। ठीक है, अगर बात करें प्रिज्म की, तो साथियों प्रिज्म क्या करता है, मान लो ये प्रिज्म होता तो यहाँ पर जो प्रकाश पड़ेगा ये क्या करेगा, प्रकाश को मतलब फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है। तो प्रिज्म भी नहीं होगा, लेंस भी नहीं होगा, ये भी लेंस नहीं होगा। यानी यहाँ पर क्या हो सकता है, एक कांच का आयताकार स्लैब हो सकता है, जिसका जो जो मतलब क्या होगा, जो कि यहाँ से इसका जो माध्यम होगा कैसा होगा, सघन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार कोई प्रकाश पुंज बॉक्स के फलक ए के छिद्रों से आपतित होकर फलक बी के छिद्रों से बाहर निकलता है। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये जो 11 नंबर किरण है ये जाकर कहाँ से, नीचे से इधर से जा रही है। ठीक है, अभी देखो 1 नंबर किरण जो है वो कहाँ से निकल रही, ऐसे परावर्तित होकर जा रही है। वहीं पर 10 नंबर किरण की बात करें वो कुछ इस प्रकार से परावर्तित होकर, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किरणें इस तरीके से क्या कर रही हैं, प्रकाश पुंज बना रही हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आकर। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश पुंज बना रही हैं। अब इस तरीका का जो परावर्तन होता है वो किस में होता है साथियों, उत्तल लेंस में होता है। किस में होता है, उत्तल लेंस में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकथन सत्य है, हमें यहाँ पर सत्य कथन बताना है। साथियों यहाँ पर हमें दे रखी है फोकस दूरी और लेंस की क्षमता। तो साथियों आपको पता होना चाहिए P बराबर होता है 1/f, यानी P बराबर यानी लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। ठीक है, एक बात यहाँ पर जो आपको याद रखनी है, जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है साथियों, उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, और वहीं पर बात करें हम अवतल लेंस की क्षमता की, तो दोस्तों अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा कैसी होती है, माइनस होती है। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पर दिया है P बराबर हमें निकालना है। ठीक है, F कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर हमें 0.25, तो हम लगाएंगे 1/0.25। पॉइंट हटाओगे, 2 के बाद पॉइंट था तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 25 सेकंड, 25 25 चौका 100, यानी P बराबर आ गया हमारा 4, यानी लेंस की क्षमता आ गई 4। अभी बात कर रहा है किसकी, उत्तल लेंस की। तो भैया हमें पता है उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, +4, और हमारा भी क्या आ रहा है, +4, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होगा। तो साथियों जो वाहनों में पीछे देखने के लिए हमेशा लगा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, जो कि कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जब छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरण दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने। तो साथियों देखिए यहाँ पर देखो कहना क्या चाह रहा है साथियों, ये है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश आया, ये मान लो मुख्य अक्ष है, यहाँ से होकर गया यानी फोकस से होकर गया। ठीक है, अब बताइए कि कहाँ पर रखे कि समान साइज का प्रतिबिंब बने, कितना समान साइज का। तो हमने बताया था अवतल दर्पण में आपको वस्तु को सी पर रखना होगा। कहाँ पर रखना होगा, सी पर रखना होगा। ठीक है, तो तब जो जाकर हमारा बिंब जो होगा वो समान साइज का बनेगा। अभी बताओ ये दूरी 15 है। ठीक है, तो एफ से लेकर सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 15 नहीं हो जाएगी। ठीक है, यानी 15 और 15 30 हो जाएगी। कितनी दूरी पर रखना होगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। यानी कोई ऊंचा भवन है उसका अगर आपको प्रतिबिंब देखना है तो आप किस में देख सकते हैं। तो साथियों उसको आप अवतल दर्पण में भी देख सकते हैं,
उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं और समतल दर्पण में भी देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देख तो सब में सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होगा, किसी में बड़ा बनेगा, किसी में छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमसे बोला नहीं जा रहा है कि छोटा देखना है या बड़ा देखना है, बस देखना है तो सभी में देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो साथियों, जो टार्च होती है या हेडलाइट होती हैं, उनमें जो बल्ब होता है वो साथियों फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है। कहाँ लगा होता है? फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। परावर्तन के नियम लागू होते हैं, यानी कि परावर्तन के नियम जो है किस पर लागू होते हैं? तो साथियों, परावर्तन के नियम जो हैं समतल दर्पण पर भी लागू होते हैं, अवतल दर्पण पर भी लागू होते हैं, उत्तल दर्पण पर भी लागू होते हैं, यानी कि सभी दर्पणों पर, चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार का दर्पण हो, उन सभी पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा इस प्रकार से है। वायु से कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ABCD ने चित्र 10.5, ये रहा 10.5 में दर्शाए अनुसार आरेखित किया है, इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों, मान लो ये है कांच का टुकड़ा, ठीक है। अब बताओ, अब वायु का माध्यम कैसा होगा? विरल होगा, ठीक है। मान लो ये प्रकाश की किरण यहाँ से आई, ठीक है, ये पड़ गया अब सघन माध्यम, तो ये जो प्रकाश की किरण होगी वो किसकी ओर? अविलंब की ओर कुछ झुकेगी, ठीक है। अविलंब की ओर कुछ झुकती हुई चलेगी और फिर से पुनः अपना मार्ग पकड़ लेगी जिस मार्ग में चल रही थी, यानी पहले विरल से चली, फिर सघन में पहुंची तो केंद्र की ओर झुक गई, इसके बाद क्या करेगी? फिर से उसी मार्ग में चलना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि उसको फिर से विरल माध्यम मिल गया है। यानी कि इस प्रकार का जो चित्र है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा कीरोसिन दिया गया है, इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी? साथियों, मान लो ये प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। अभी आपको एक बर्तन में जल दिया गया है, एक बर्तन में तारपीन का तेल दिया है, एक बर्तन में आपको क्या दिया? बेंजीन दिया है, और एक में क्या दिया? केरोसिन दिया गया। अब बताओ किससे जो है सबसे ज्यादा प्रकाश किरण मुड़ जाएगी? तो साथियों, प्रकाश किरण उससे सबसे ज्यादा मुड़ेगी, उससे सबसे ज्यादा मुड़ेगी जो सबसे ज्यादा संघनित होगी। कैसी होगी? संघनित होगी, मतलब सघन माध्यम होगा, जिसका सबसे ज्यादा सघन माध्यम होगा। तो साथियों, सबसे ज्यादा इनमें से सबसे ज्यादा सघन माध्यम होता है बेंजीन का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। किसी अवतल दर्पण पर चित्र 10.6 में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में कौन सा सही है? तो साथियों देखिए, ये है हमारा 10.6 चित्र। अभी देखो, ये है इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। अब बाहर की ओर पेंटिंग है, मतलब अवतल दर्पण है, ठीक है। अभी कोई जब अवतल दर्पण के लिए कोई जो किरण होती है वो अगर समांतर आती है, कैसी आती है? समांतर आती है, तो वो होकर कहाँ से गुजरेगी? परावर्तित होकर फोकस से। कहाँ से? फोकस से। तो देखिए, किसमें फोकस से होकर गुजर रही है? इसमें भैया नहीं गुजर रही, गलत हो गया। क्या इसमें गुजर रही? नहीं गुजर रही, गलत हो गया। इसमें गुजर रही? नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, चित्र डी में जो है कहाँ से प्रकाश की किरण गुजर रही है? फोकस से होकर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किसी उत्तल लेंस पर चित्र 10.7 में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? तो साथियों, उत्तल लेंस में क्या होता है, जब प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है, कहाँ से होकर आती है? फोकस से होकर आती है, तो वो परावर्तित होकर कैसी चलती है? समांतर। किस माध्यम में? समांतर चलती है। तो बताइए ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए भैया, यहाँ से फोकस से होकर एक प्रकाश किरण आई और कैसी चली गई? समांतर चली गई। तो यही तो होता है उत्तल लेंस में, देखिए ऐसे होता है, ठीक है। अब मान लो ये प्रकाश किरण आपने डाली, ये डाली, ये डाली,
ठीक है, ये डाली, ये सभी आगे जाकर कैसे माध्यम में, समांतर माध्यम में चलती चली जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसके शरीर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखते हैं। मैजिक दर्पण में शीर्ष से दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या होगा। कहने का मतलब है साथियों, उसका सिर जो है कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, बड़ा। और बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है साथियों, अवतल दर्पण में। किस में, अवतल दर्पण में। ठीक है, तो भैया अवतल दर्पण फर्स्ट पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सीधे सीधे करेक्ट हो जाएगा। देखो अभी मध्य भाग देखेंगे समान साइज का, तो समान साइज का किस में बनता है भैया प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बनता है, और छोटा किस में बनता है, उत्तल दर्पण में। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, जो कि होने वाला है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। तो दोस्तों अगर हम इसको केवल अवतल दर्पण पर रखेंगे तब छोटा बनेगा, या उत्तल दर्पण पर रखेंगे वस्तु को तब छोटा बनेगा, या उत्तल लेंस पर रखेंगे तब छोटा बनेगा। तो साथियों ऐसा जो है तीनों कंडीशन में हो सकता है, अवतल दर्पण पर भी हो सकता है, उत्तल दर्पण पर भी हो सकता है, और अवतल लेंस पर और उत्तल लेंस पर भी हो सकता है। यानी कि तीनों स्थितियों में जो है प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 10 के भी जो है सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को आसानी से देखा, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।